जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आइए टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से 150 तक का। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये राजकोषीय नीति का एक हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटे सदा रहेगा अधिक, कम, समान या उपरोक्त में से सभी। तो हमेशा क्या रहेगा? अधिक। राजकोषीय घाटे की अपेक्षा जो राजस्व घाटा होता है ये क्या होता है? हमेशा अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संस्थान निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में अंश निर्धारित करने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्तीय आयोग का जो है गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? तो ऑप्शन है आपका किसान विकास पत्र पर, राष्ट्रीय बचत पत्र पर, लोक भविष्य निधि पर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसान विकास पत्र पर जो है आयकर छूट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ये संपोषणीय वृद्धि मुख्य इसका क्या था? ध्येय था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना है और 2 में विकास मॉडल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपका यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। चतुर्थ है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1969 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में इसकी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की खरीदता है। और कारण है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है, दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी? 1862 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में। सही आंसर है 1862 में
कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार वेटेज दिया जाता है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर लाइट एवं लुब्रिकेंट्स, विनिर्मित उत्पाद। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद का जो है थोक मूल्य सूचकांक, इसी को WPI बोलते हैं, इसे WPI इसको बोलते हैं, होल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी की स्थापना की गई कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहद स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वित्त प्रदान करने हेतु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई इसकी स्थापना? तो 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी का जो पूरा नाम है इसका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? ऑप्शन है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। दूसरा है गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को समापन करना। तीसरा है घरेलू बैंक की विदेश में गतिविधियाँ। चौथा है विदेशी बैंक द्वारा एक दूसरे के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियाँ करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त तथा अन्य गतिविधियों को समापन करना, इसी को प्रतिछाया बैंकिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, पूछ रहा है। साख नियंत्रित करना, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण, साख सृजन करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो साख सृजन है ये RBI का कार्य नहीं है। और अगर हम यहाँ पे RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपरोक्त में से कोई से नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बीमा से। इसका प्रयोग किया जाता है भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन हेतु इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। क्या होता है? इस बैंक का मेन कर्तव्य होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? भूमि विकास बैंक की स्थापना जो होती है वो स्थापना 1920 में 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था? झांग, पंजाब में। कहाँ? झांग, पंजाब में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक भाग नहीं है, पूछ रहा है। स्वास्थ्य एवं वित्त, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश, एनरोलमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो स्वास्थ्य एवं पोषण है ये मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है।
तो इसका जो सर्वप्रथम रिपोर्ट जारी किया गया था, कब किया गया था? 1990 में। कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? तो यूएनडीपी इसका रिपोर्ट जारी करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य कार्यक्रम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1996 में ये शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत गांव के विकलांगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको 15,000 वित्तीय सहायता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही आरोही क्रम लगाइए। तो आपका पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ए आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तीसरे पे और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या पे निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? 1911, 1921, 1941, 1951। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो 1921 का समय है। इसे महान विभाजक का समय इसलिए कहा गया है कि 1921 के बाद से लगातार जनसंख्या में विस्फोट हुआ, वृद्धि हुई, इसलिए इसको महान विभाजक का समय कहा गया है। 1921 में ही दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि थी वो -0.31% थी। ये मेन कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे आपका जो 940-50 कोई नहीं होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बिहार है, पंजाब है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा जो है, यहाँ पे सबसे अधिक 0 से 6 वर्ष की 100 बालिकाओं पर हरियाणा में सर्वाधिक बालक 120 हैं। 100 बालिकाओं पे कितना है? 120 बालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? नीचे है ऑप्शन 1961 से 71 के मध्य, 1971 से 81 के मध्य, 1981 से 1991 के मध्य, 1991 से 2001 के मध्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक साक्षरता दर में जो है वृद्धि हुई थी। कितना परसेंट हुआ था? तो 1991 से 2001 के मध्य जो है लगभग 8.20% की वृद्धि हुई थी। ये 8 कितना परसेंट 2001 से 2011 की जो साक्षरता दर में वृद्धि थी वो 8.2% इसमें वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। अगला है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। अगला है कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्व की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होता है। डी है आपका
उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित एक अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में इसको पारित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि धारणीय कृषि का अर्थ, धारणीय कृषि का अर्थ है, ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। डी है आपका कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अक्षुण्ण मतलब जैसे वैसे बनी रहे, कोई प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी, नई दिल्ली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नैरोबी में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो है यहाँ पे मुख्यालय है। इसका स्थापना 1972 में किया गया था। 1972 में स्थापना किया गया था। और नैरोबी जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये केन्या की राजधानी है। क्या नैरोबी क्या है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति आपका विकल्प है। तो ये आपका इसमें से जो 1 2 2 3 1 2 3 सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर सही है। ये पर्यावरण संतुलन से संबंधित सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन मास इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, यहाँ पे नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली को हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वॉशिंग का रियल मतलब यही होता है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2। चींटी और हिरण प्राइमरी हैं, जबकि लोमड़ी और बाघ क्या है? ये टर्सरी और सेकेंडरी दोनों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जैव भू पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जियोम, निकेत। तो आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और इसका मापक होता है, इसकी इकाई क्या होती है? इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर, इसका इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो उष्णकटिबंधीय होता है यहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है अगला। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ये है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये सही है आपका। कारण है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने पारिस्थितिकी आवास में दिखी नहीं गई हो। कितने सालों से नहीं देखी गई हो? 15, 25, 40 या 50। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जब कोई भी जीव 50 वर्ष से उस स्थान पे नहीं दिखता तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और इसके ये घोषित कौन करता है? तो ये IUCN के रेड लिस्ट IUCN द्वारा इसको घोषित किया जाता है। अगर हम बात करें इसको, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड स्थित है। और यही रेड डाटा बुक IUCN द्वारा घोषित निकाला जाता है। रेड डाटा बुक यही जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2003 चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्म पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या इवोपोराइट निक्षेप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आइस कोर से ही जीवित परिवर्तन का जो है क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैव प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है। इसका कब व्यवस्था किया गया था? तो ये जो होता है 2005 में लागू होता है। फरवरी 2005 में इसको लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। सौर शक्ति मिशन, वनीकरण मिशन, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन मिशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो नाभिकीय शक्ति मिशन है, ये सम्मिलित नहीं किया गया है 8 मिशनों में। 8 मिशन में तो एक मिशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां, आठवां। आठवां हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बाकी जो है विकास ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, उसके लिए राष्ट्रीय मिशन, एक ये हो गया। और एक हो गया सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास। और राष्ट्रीय जल शक्ति मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। और एक आप हो गया हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। और एक आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन हेतु आपका राष्ट्रीय मिशन। तो ये आपके टोटल 8 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकरण को, वन्यजीव संरक्षण को, उपरोक्त में से सभी को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी को जो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण दिया जाता है इस पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है,
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रेटेड मार्टन और हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हंगुल या कश्मीरी स्टैग को जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए बहुत फेमस है। और इसकी स्थापना कभी थी? तो 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पूछे कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। कोल मतलब पत्थर के कोयले को, चारकोल लकड़ी के कोयले को, डीजल मिट्टी के तेल, सीएनजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोल को जलाने से ये प्रदूषण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सूची 1-2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। वायु प्रदूषक है और प्रभावित अंग है एस्बेस्टस धूल। तो ये एस्बेस्टस धूल मस्तिष्क, सीसा, उदार, पारा, फेफड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त। तो आपका इसमें से जो सही मिलान हो जाएगा आंसर आपका, तो इसमें जो एस्बेस्ट धूल है ये फेफड़े को प्रभावित करता है, जबकि सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पारा उदर को प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को प्रभावित करता है। इसका रक्त में होने से आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। खेती में फसल चक्र से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें उत्पादन में वृद्धि, उर्वरता संरक्षित, कटाव सब कुछ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होती है, बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाला अम्लवाष्प के कारण वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादलों के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित के मध्य प्रक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य वाष्प एवं विद्युत आवेश के बीच प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यहाँ पे बादल के मध्य जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के मध्य के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो आपका यह है लता मंगेशकर जी, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है ये पंडित जसराज जो हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी सभी लोगों को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। इनको मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में भारत रत्न दिया गया, जबकि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाकू सिक्किम, मेखला असम, मंडू छत्तीसगढ़, फोरन कश्मीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे मंडू है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कहाँ से संबंधित है? तो ये महिलाओं का जो है केरल से संबंधित है। ये केरल राज्य से मुंडू केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अगला यहाँ पे कि सूची 1-2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। क्षेत्र है और व्यक्ति है, हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत एवं नृत्य कला और आपका है चित्रकला। तो ये जो हिंदी साहित्य से संबंधित रसखान ये है, और उर्दू ज्ञानचंद्र जैन, नृत्य और सविता, चित्रकला सतीश चंद्र। ये चारों ही सही है। तो आपका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। सुर्खी कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, मुगलों द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो कुषाणों के द्वारा सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका
गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गिरजा देवी का जो संबंध है ये आपका बनारस घराने से है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो है 24 अगस्त जो है 24 अक्टूबर 2017 में इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची, मथुरा, पुरी, उज्जैन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ये कांची में स्थित है। कहाँ पे? कांची में स्थित है, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा जो डी, मृगावती सबसे पहले लिखी गई थी। और इसका हम समय काल बता देते हैं। जो मृगावती है ये 1503 ईस्वी में इसको लिखा गया था, जबकि पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में लिखा गया था और मधुशाला 1543 ईस्वी में लिखा गया था। इंद्रावती 1744 ईस्वी में लिखा गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद।